क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक विल स्मिथ बचपन में डरे सहमे जिम्मेदारियों से लदे एक आम लड़के थे। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ग्लैमरस जिंदगी के पीछे कितनी पीड़ा, असुरक्षा और आत्मसंघर्ष छिपा होता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विल स्मिथ की खुद की कही गई कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हॉलीवुड स्टारडम की नहीं, बल्कि एक इंसान की खुद को खोजने और स्वीकारने की सच्ची यात्रा है। विल स्मिथ की जिंदगी की शुरुआत होती है फिलाडेल्फिया के एक मिडिल क्लास परिवार से। उनके पिता बहुत सख्त थे। उन्होंने विल और उनके भाई बहनों को अनुशासन सिखाया, लेकिन प्यार दिखाने में कमजोर रहे। विल कहते हैं, जब मैं सिर्फ 11 साल का था, मेरे पिता ने एक दीवार बनवाई थी, लेकिन ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवार नहीं थी। ये थी मेरे व्यक्तित्व, मेरी सोच, मेरी मेहनत और मेरी आत्मा की नींव। विल स्मिथ अपनी आत्मकथा की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरी कहानी से करते हैं, दीवार बनाने की कहानी। उनके पिता विलार्ड कैरोल स्मिथ सीनियर एक सख्त अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों विल और उनके भाई को अपनी दुकान के सामने एक ईंट की दीवार बनाने का काम सौंपा। अब सोचिए, दो छोटे बच्चे जिनकी उम्र 9 और 11 साल है और उन्हें अकेले पूरे मैनुअल तरीके से एक परफेक्ट ईंट की दीवार बनानी है। कोई मशीन नहीं, कोई मजदूर नहीं, सिर्फ श्रम और पिता का आदेश। विल को यह काम नामुमकिन लगा। उसने कहा था, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन उसके पिता ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, तुम्हें पूरी दीवार नहीं बनानी है, तुम्हें बस एक एक ईंट को पूरी तरह सही तरीके से रखना है, बाकी दीवार अपने आप बन जाएगी। यह कहानी असल में एक जीवन का पाठ है। विल ने यहां सीखा कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य को देखकर डरते हो, तो फोकस दीवार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एक ईंट पर होना चाहिए। यानी हर छोटे छोटे काम को परफेक्ट तरीके से करना ही असल सफलता है। यह वही सोच है जिसने उन्हें बाद में एक सफल अभिनेता, रैपर और इंसान बनने में मदद की। इस अध्याय में विल बताते हैं कि उनके पिता के व्यक्तित्व में जबरदस्त डिसिप्लिन, सख्ती और परफेक्शन की मांग थी। वह कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते थे। अगर तुमने कोई काम शुरू किया है तो उसे खत्म करो, चाहे उसमें महीनों क्यों न लग जाएं। विल ने सीखा कि कभी भी कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो। अधूरा काम तुम्हारी मानसिकता को कमजोर करता है। दीवार बनाने के दौरान उन्होंने कई बार अपना हाथ काटा, धूप में झुलसे, थक गए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यह शारीरिक मेहनत और मानसिक तनाव बाद में उनकी वर्क एथिक का आधार बना। इस अध्याय में यह भी सामने आता है कि जब आप असंभव लगने वाले किसी कार्य को रोज थोड़े थोड़े प्रयास से पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास सिर्फ उस काम में नहीं, पूरी जिंदगी में बढ़ता है। विल बताते हैं कि दीवार उनके लिए सिर्फ दीवार नहीं थी, वो थी स्वयं की पहचान, जिम्मेदारी का एहसास और आत्मनिर्भरता की नींव। उनका मानना है कि अगर वह और उनका भाई वो दीवार बना सकते हैं, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। और यही भावना उन्होंने अपने पूरे करियर में लागू की। इसीलिए बड़े लक्ष्य को देखकर डरिए मत, उसे छोटे हिस्सों में तोड़िए। हर ईंट को परफेक्ट तरीके से रखने का अभ्यास ही दीवार खड़ी करता है। अनुशासन, मेहनत और फोकस से कोई भी असंभव कार्य संभव बन सकता है। डर वो चीज़ जो हमारी सोच को जकड़ लेती है, हमारी पहचान को छुपा देती है और हमें किसी और की उम्मीदों का गुलाम बना देती है। और मेरी जिंदगी में ये डर मेरे सबसे पहले रोल में आया, बेटे के रोल में। विल स्मिथ बताते हैं कि उनका बचपन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से वह एक डर से भरा हुआ बच्चा थे। उनके पिता गुस्सैल, सख्त और कई बार हिंसक भी थे। उन्होंने अपनी माँ को अपने पिता से झगड़ते और मार खाते देखा था, और उस एक पल ने उनके दिल में एक ऐसा डर बसा दिया जो सालों तक उनकी सोच पर हावी रहा। मैंने खुद को एक कायर समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब मुझे अपनी माँ की मदद करनी चाहिए थी, मैं कुछ नहीं कर पाया। विल को जल्दी ही एहसास हो गया कि अगर वो लोगों को हंसा सकते हैं, तो शायद वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने एक परफॉर्मर का चेहरा ओढ़ लिया, एक ऐसा मुखौटा जो डर और कमजोरी को छुपाता था। वे कहते हैं, मैंने सीखा कि हंसी सबसे बड़ा हथियार है डर के खिलाफ, लेकिन यह असली ताकत नहीं थी, ये बस एक ढाल थी। वो हर जगह सबसे मज़ेदार, सबसे चुलबुला लड़का बन गए।
ताकि लोग उन्हें पसंद करें, ताकि घर में टेंशन कम हो, ताकि स्कूल में दोस्त मिलें। लेकिन भीतर का डर, कमजोरी और खुद के लिए नफरत कहीं भीतर दबते जा रहे थे। विल इस अध्याय में बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। हर इंसान किसी भी डर में 3 तरह से रिएक्ट करता है: फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट, लड़ो, उनके भाई हैरी की तरह जो पिता को चुनौती देता था। फ्लाइट, भागो, उनकी बहन एलन की तरह जो खुद को अलग कर लेती थी। फ्रीज, रुक जाओ, जम जाओ। और विल की यही प्रतिक्रिया थी। विल कहते हैं, मैं फ्रीज करता था, मैं अपने डर में जम जाता था। हंसकर, खुश होकर, लोगों को एंटरटेन करके मैं बस अपने डर से भागता था, लेकिन उससे लड़ता नहीं था। विल के पिता अपने तरीके से उन्हें प्यार करते थे, लेकिन वो प्यार अक्सर अनुशासन, सख्ती और नियंत्रण की शक्ल में आता था। विल को यह कभी समझ नहीं आया कि वो अपने पिता को प्यार करें या डरें। एक पल में वह पिता उनका पसंदीदा सुपर हीरो लगते थे, जो उनके लिए दुकान बनाते, उन्हें सिखाते, सुरक्षा देते, और अगले ही पल वो डरावने विलेन में बदल जाते, जो गुस्से में किसी को भी तोड़ सकते थे। पिता की एक आवाज़, एक नज़र, और मैं वापस फ्रीज हो जाता था, फिर से वही 5 साल का डरा हुआ बच्चा। विल बताते हैं कि उनके भीतर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता था। एक तरफ वो मजाकिया, हंसता गाता लड़का था जिसे सब पसंद करते थे। दूसरी तरफ वो डरा हुआ, कमज़ोर बच्चा था जो खुद को कायर समझता था। उन्होंने इतना ज़्यादा खुद को प्लीजिंग मोड में डाल दिया था कि धीरे धीरे उनकी खुद की आइडेंटिटी ही खोने लगी। जब आप सबको खुश करने में लगे होते हैं तो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। इसलिए डर से भागो मत, सामना करो। विल स्मिथ ने खुद के डर को पहचानना सीखा, लेकिन अभी तक उससे लड़े नहीं थे। उन्हें ये समझ में आने लगा कि लोगों को हंसाना, तारीफ पाना, स्टार बनना, ये सब असली समाधान नहीं है। असल समाधान तब मिलेगा जब वो अपने भीतर झांक कर कहेंगे, हाँ मैं डरता हूँ, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं। जब डर तुम्हारे अंदर घर बना ले तो तुम्हें एक रास्ता ढूंढना होता है। या तो उस डर के सामने हार मान लो या उसे मंच बना लो। और मैंने उसे मंच बना लिया, माइक के सामने खड़े होकर। विल स्मिथ बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने डर, शर्म और दुख को एंटरटेनमेंट के जरिए हंसी में बदल दिया। उनकी परफॉर्मिंग की शुरुआत हुई स्कूल के क्लासरूम से, जहां वो सबसे ज़्यादा हंसाने वाला बच्चा बन चुके थे। जब मैं परफॉर्म करता तो मुझे लगता था कि मैं किसी और दुनिया में हूँ, एक ऐसी दुनिया जहां डर मेरा पीछा नहीं करता। उनकी कॉमिक टाइमिंग, शुद्ध भाषा और चुटीली स्टाइल ने उन्हें अपने शहर का प्रिंस चार्मिंग बना दिया। विल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई डीजे जैज़ी जेफ से। जेफ एक बेहतरीन डीजे थे, और जब विल पहली बार उनके साथ स्टेज पर गए, कुछ तो बदल गया। जेफ ने म्यूज़िक दिया और विल ने रैप किया। उनकी जोड़ी ने धमाल मचा दिया। विल बताते हैं, वो पहला परफॉर्मेंस मेरी आत्मा की आज़ादी था। मैं डर से निकला और आवाज़ बन गया। विल और जेफ ने एक साथ मिलकर पहला गाना बनाया, गर्ल्स एंड नथिंग बट ट्रबल। ये गाना न केवल रेडियो पर हिट हुआ, बल्कि विल को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनका मजाक उड़ाने वाला स्टाइल एक ब्रांड बन सकता है। उन्होंने कभी गाली नहीं दी, हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग उनके लिरिक्स से कनेक्ट करते थे क्योंकि वो रियल थे। उनकी मेहनत रंग लाई। डीजे जैज़ी जेफ द फ्रेश प्रिंस ने पहला रैप ग्रैमी अवार्ड जीता। विल अब सिर्फ फिलाडेल्फिया का मजाकिया लड़का नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्टार बन चुका था। लेकिन साथ ही उन्हें पहली बार फेम के प्रेशर का सामना भी करना पड़ा। लोग उम्मीदें लगाने लगे। हर स्टेज परफॉर्मेंस एक इम्तिहान बन गया, और अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बन चुके थे। जब दुनिया तुम्हें एक ब्रांड मानने लगे तो खुद को इंसान बनाए रखना सबसे मुश्किल हो जाता है। विल बताते हैं कि उन्होंने परफॉर्मेंस को कभी भी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं माना, बल्कि वो हर परफॉर्मेंस को एक युद्ध की तरह लेते थे। हर लाइन, हर मूवमेंट, हर सांस तक को वो रिहर्स करते थे। उनका मानना था, तैयारी ही आत्मविश्वास है। अगर तुम हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो डर खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन क्या ये असली विल था? विल खुद से ये सवाल करने लगे थे, क्या ये जो माइक पर बोल रहा है, हंसा रहा है, चमक रहा है, क्या वो मैं हूँ? या मैं अब भी सिर्फ वो बच्चा हूँ जो डर को छुपा रहा है? उन्होंने जाना कि परफॉर्मेंस उनके लिए एक कवच बन चुका था।
बाहर की दुनिया हंस रही थी, लेकिन अंदर की दुनिया अब भी सवाल पूछ रही थी। मैंने खुद को माइक पर चमकाया, लेकिन अंदर अब भी अंधेरा था। हर इंसान को जिंदगी में एक मौका मिलता है जो या तो उसे दुनिया की नज़रों में चढ़ा देता है या फिर खुद की नज़रों में गिरा देता है। मेरे लिए वो मौका था द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। हमने देखा कि कैसे विल स्मिथ का म्यूजिक करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, लेकिन उसी तेजी से गिरावट भी आई। ज्यादा पैसा, शोहरत, लेकिन बिना समझदारी के फैसले। विल स्मिथ को यह समझ में ही नहीं आया कि फेम को संभालना कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। IRS टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके सारे बैंक अकाउंट्स, गाड़ियां और संपत्ति जब्त कर ली। वो एकदम कंगाल हो गए। मैं 20 साल का था और मुझे लगा था कि मैं अमर हूं, लेकिन IRS ने मुझे जमीन पर ला पटका। एक दिन उन्हें मौका मिला एक टीवी प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स से मिलने का। क्विंसी ने उन्हें एक पुरानी स्क्रिप्ट दी, द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। विल घबरा गया। उसने कभी एक्टिंग नहीं की थी, लेकिन क्विंसी ने कहा, अगर तुम आज हाँ नहीं बोलोगे तो शायद ये मौका फिर कभी ना मिले। विल ने तय किया, जो भी होगा आज मैं हाँ कहूंगा। और वही दिन था जब एक डरा हुआ रैपर एक टीवी स्टार बनने की ओर पहला कदम रखता है। द फ्रेश प्रिंस शो सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं था, वो शो विल स्मिथ की नई पहचान बन गया। वो हर हफ्ते लाखों टीवी स्क्रीन पर था। उसकी एनर्जी, ह्यूमर और मासूमियत सबको पसंद आई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी, उसका किरदार और असली विल बहुत हद तक एक जैसे थे। मैं शो में जो करता था वो मैं असल जिंदगी में भी था। दूसरों को हंसाना, माहौल हल्का करना, सबको पसंद आना। लेकिन धीरे धीरे विल को लगने लगा कि वो असली विल नहीं है, वो बस एक पर्सनैलिटी है जो टीवी पर बिक रही है। विल इस शो के लिए इतना मेहनत करते थे कि उन्होंने अपने को एक्टर्स की लाइंस तक मेमोराइज कर ली थीं। शो में जब कोई और डायलॉग बोल रहा होता, विल के होंठ भी हिलते नजर आते, क्योंकि वो हर शब्द याद कर चुके थे। मैं परफेक्शन चाहता था, लेकिन उस परफेक्शन में मैं खुद को खोता जा रहा था। उन्हें डर था कि अगर गलती हुई तो सब कुछ चला जाएगा। वो अब भी फियर ड्रिवन परफॉर्मर थे जो आज भी वैलिडेशन के पीछे भाग रहा था। शो तो हिट था, पैसा, पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन विल खुद से पूछते हैं, क्या मैं अब भी वो बच्चा हूं जो दूसरों को खुश करता है ताकि वो मुझे ना छोड़ें? क्या मैं कभी खुद को, अपने डर को, अपने दर्द को सीधा देख पाऊंगा? उनकी मुस्कुराहट टीवी की दुनिया को बहुत प्यारी लगती थी, पर खुद को अब वो दिखावटी लगती थी। इस अध्याय में विल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतना रोल निभाते हैं कि असली चेहरा भूल जाते हैं। लोगों को खुश करने के चक्कर में हम खुद से दूर हो जाते हैं। द फ्रेश प्रिंस मेरी सफलता की शुरुआत थी, लेकिन ये मेरे आत्मसंघर्ष का अगला स्तर भी था। जब स्क्रीन पर तुम्हारा चेहरा 40 फीट बड़ा दिखाई देता है, लोग ताली बजाते हैं, तुम्हें सुपरस्टार कहते हैं, तो सवाल उठता है, क्या वाकई मैं सुपरस्टार हूं, या अब भी वही डरा हुआ लड़का जो सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है? द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर से मिले फेम ने विल को एक नया रास्ता दिखाया, फिल्मों का रास्ता। और उन्होंने शुरुआत की एक जबरदस्त हिट से, इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद आया मैन इन ब्लैक, जिसने उन्हें ग्लोबल सुपरस्टारडम की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हर हफ्ते वो हॉलीवुड का नया फेस बनते जा रहे थे। मुझे लगने लगा था कि मैं अजेय हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। मैं विल स्मिथ हूं। हर फिल्म एक और बेंचमार्क, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर, हर किरदार यादगार, हर परफॉर्मेंस में जुनून। विल खुद को हर रोज पहले से बेहतर बनाने में लगे थे। उनका टारगेट था वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार बनना। विल स्मिथ की सफलता संयोग नहीं थी, वो इसे एक प्रोजेक्ट की तरह हैंडल करते थे। उन्होंने 10 साल के सबसे सफल हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स का डाटा निकाला, ये देखा कि किस तरह की फिल्में हिट होती हैं, फिर उसी पैटर्न के हिसाब से अपनी फिल्मों को चुना। मैंने अपने स्टारडम को भी एक साइंस बना लिया था। जब उन्होंने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की, तब पूरी दुनिया रोई। यह कहानी एक सिंगल फादर की थी जो अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है। विल ने इस रोल को सिर्फ निभाया नहीं, जिया, क्योंकि यह कहानी उनके खुद के अंदर के संघर्ष से मेल खाती थी। ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये मेरे अंदर छिपे उस इंसान को निकालने की कोशिश थी
जो अब तक डर में छिपा था। विल को भले ही स्टारडम मिल रही थी, लेकिन इसके साथ ही आ रही थी प्राइवेट लाइफ में अकेलापन, रिश्तों में खिंचाव, अपनी पहचान को लेकर भ्रम। हर हिट फिल्म के बाद उन्हें कुछ देर खुशी मिलती, फिर वापस वही खालीपन। मैं एक प्रोडक्ट बन गया था, एक परफेक्ट इमेज, लेकिन वो इमेज कभी मेरे असली मैं से मेल नहीं खाती थी। विल की शादी जेडा पिंकेट स्मिथ से हुई थी, लेकिन शोहरत और काम की रफ्तार के बीच उनका रिश्ता मौन में बदलने लगा। जेडा को विल की ऑलवेज ऑन पर्सनालिटी से थकान होने लगी। विल अपने स्टारडम से अपनी वैल्यू साबित करना चाहते थे, लेकिन वो भूल गए कि प्यार किसी ट्रॉफी से नहीं आता। मैंने अपने परिवार को एक शो बना दिया था, जहां हम खुश दिखते थे, लेकिन भीतर एक दूसरे को खो रहे थे। विल ने महसूस किया कि उन्होंने पूरी दुनिया को जीतने के चक्कर में खुद को, अपने इमोशंस को, अपने डर को दबा दिया। उन्हें यह लगने लगा कि वो लोगों के लिए परफेक्ट रोल निभा रहे हैं, लेकिन खुद को कभी वो समय ही नहीं दिया जब वो खुद से पूछ सकें, मैं कौन हूं? दुनिया मुझे देख रही थी, लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रहा था। सफलता की ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, अंदर का सच उतना ही गहरा दब जाता है। हर इंसान एक ना एक बार उस मुकाम पर आता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और जब ऐसा होता है तो वह सिर्फ खुद से नहीं, अपनों से भी टूटने लगता है। विल स्मिथ की जेडा से मुलाकात एक सपने जैसी थी। जेडा सुंदर, बुद्धिमान, स्वतंत्र विचारों वाली एक अभिनेत्री थीं, और विल उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। उनकी शादी जल्दी हो गई। दुनिया ने इसे परफेक्ट कपल कहा, लेकिन जो बाहर से परफेक्ट दिखता है, अंदर से अक्सर अधूरा होता है। विल मानते हैं, मैं जेडा को खुश रखने की कोशिश में इतना डूब गया कि मैं भूल गया कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की जिंदगी मैनेज करें। विल ने जेडा के लिए एक विशाल महल जैसा घर बनवाया। वो चाहते थे कि जेडा को लगे कि वो एक रानी है, लेकिन जेडा का जवाब था, मुझे ये घर कभी नहीं चाहिए था। विल चौंक गए। उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब कुछ किया, पर जेडा कह रही थी कि उन्हें कभी ये सारी चमक दमक चाहिए ही नहीं थी। मैंने महसूस किया कि मैं जेडा को नहीं, उस पर्सन को खुश कर रहा था जो मैं चाहता था कि वो हो। शादी, बच्चे, परिवार, सब कुछ था, लेकिन जेडा और विल के बीच एक गहराई से दूरी आ चुकी थी। विल लगातार काम में लगे रहते थे। जेडा खुद को अकेला और दबा हुआ महसूस करने लगी। वो एक दूसरे के साथ थे, पर कनेक्ट नहीं थे। मैं हमेशा खुश दिखता था, पर जेडा देख सकती थी कि मैं अंदर से कितना खोखला हूं। एक दिन विल ने खुद को शीशे में देखा और कहा, मैं थक चुका हूं। उसने पाया कि वह अब भी एक प्लीजर है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है। वह कभी खुद के लिए नहीं जीता। वह अब तक अपनी असली आवाज नहीं सुन पाया। जेडा के साथ रिश्ता, जो एक समय में विल की प्रेरणा था, अब परिवर्तन मांग रहा था। मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं खुद को जानता भी हूं? विल के 2 बच्चे, जेडन और विलो, भी उसी स्टारडम का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपने माता पिता से सवाल पूछना शुरू कर दिया। विलो ने एक शो के बाद कहा, मैं अब गाना नहीं गाना चाहती। विल ने जवाब दिया, तुम नहीं छोड़ सकती, तुमने एक वादा किया है। विल को लगा कि ये उनके अनुशासन और जिम्मेदारी का मामला है, लेकिन विलो ने एक दिन बाल काट दिए और कहा, अब मैं सिर्फ विलो हूं, न कि कोई प्रोडक्ट। यह पल विल की आंखें खोल देने वाला था। उन्होंने जाना कि वो अपने बच्चों पर वही दबाव डाल रहे थे जो उनके पिता ने उन पर डाला था। विल ने अंततः ये स्वीकार किया कि जेडा को प्यार करना मतलब उसे बदलना नहीं, उसे स्वीकारना है। अपने बच्चों को समझना उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी पहचान की आज़ादी देना है। प्यार किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं है, प्यार है किसी को खुद बनने की अनुमति देना। रिश्तों में दिखावा नहीं, सच्चाई और स्वीकार्यता सबसे ज़रूरी है। प्यार कभी भी नियंत्रण नहीं चाहता, वो आज़ादी देता है। आप दूसरों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक खुद को न समझें। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आप किसी मंच पर नहीं बल्कि अपने अंदर खड़े होकर खुद को देख पाते हैं, बिना किसी नकाब के, बिना किसी एक्ट के। विल स्मिथ अपनी आत्मकथा के इस मोड़ पर स्वीकार करते हैं कि सालों तक वो एक
परफॉर्मेंस प्रिजन में कैद रहे। हर शो, हर फिल्म, हर इंटरव्यू बस एक रोल। हमेशा मुस्कुराना, प्रेरणादायक बनना, सबको खुश रखना, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। मैंने पूरी दुनिया को दिखाया कि मैं मज़ेदार हूँ, प्रेरणादायक हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए कभी सच्चा नहीं बन पाया। एक समय आया जब विल ने सब कुछ रोक दिया, फिल्में, शोज, बिजनेस। वो दुनिया से दूर जाकर एकांत, योग और आत्म खोज में डूब गए। वो खुद से सवाल करने लगे, अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो क्या मैं अब भी विल हूँ? मैं जो लोगों के लिए हूँ, क्या वो मैं सच में हूँ? वो जवाब ढूंढना चाहते थे, बाहर नहीं, भीतर। विल स्मिथ पेरू गए, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने आध्यात्मिक औषधि ayahuasca का सेवन किया। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो साउथ अमेरिका में सदियों से होता आ रहा है। इस अनुभव ने उन्हें अंदर से तोड़ा भी और जोड़ा भी। उन्होंने देखा कि उनके भीतर एक छोटा डरा हुआ लड़का अब भी छिपा है, जो माँ को बचा नहीं पाया था, जो वैलिडेशन के लिए पूरी दुनिया को जीतता रहा और जो खुद को कभी खुद की नज़रों से नहीं देख पाया। विल ने जाना कि आज़ादी का असली मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना छोड़ना, स्वीकृति में जीना, अतीत को पकड़कर नहीं, वर्तमान को अपनाकर चलना। उन्होंने पहली बार खुद को और अपने पिता को माफ़ किया। उन्होंने जेडा को आज़ाद किया और अपने बच्चों को अपने तरीके से जीने की अनुमति दी। मैं अब किसी को कुछ बनाना नहीं चाहता, मैं अब सिर्फ उन्हें वैसे ही अपनाना चाहता हूँ जैसे वो हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। अब विल स्मिथ जब स्टेज पर जाते हैं तो वो एक्ट नहीं करते, वो बस खुद होकर बोलते हैं। उन्हें अब तारीफ की ज़रूरत नहीं, उन्हें अब डर का सामना करना आता है। उन्हें अब खुद से भागना नहीं, बल्कि अपने साथ बैठना आता है। मैं अब विल स्मिथ नहीं हूँ, मैं अब सिर्फ विल हूँ। जीवन तब बदलता है जब आप खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरा मकसद सिर्फ शोहरत है या किसी और के जीवन को रोशन करना भी? अब तक आपने जाना कैसे विल ने खुद को माफ़ किया, अपने भीतर झांका और अपने जीवन की बेड़ियों से आज़ाद हुए। अब वो नई शुरुआत के लिए तैयार थे। अब वो बस एक्टिंग या परफॉर्मिंग नहीं करना चाहते थे, अब वो किसी उद्देश्य के लिए जीना चाहते थे। अब मेरा सवाल ये नहीं था कि मुझे क्या मिल सकता है, अब मैं पूछ रहा था, मैं क्या दे सकता हूँ? विल ने जाना कि उनका नाम, उनका स्टारडम सिर्फ खुद के लिए नहीं है, बल्कि एक जरिया है लोगों की सेवा करने का। अब उनका मकसद था दूसरों को प्रेरित करना, उन तक कहानियाँ पहुँचाना जो बदलाव ला सकें, उन लोगों को आवाज़ देना जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई। मेरे पास एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म। अब मैं उसे अपनी आवाज़ के लिए नहीं, दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हर फिल्म अब मेरी आत्मा की कहानी बन चुकी थी। विल स्मिथ अब सिर्फ कलाकार नहीं थे, वो अब एक टीचर, मोटिवेटर और मेंटोर बन चुके थे। यूट्यूब चैनल के जरिए वह अपनी जर्नी शेयर करने लगे। सोशल मीडिया पर वह सिर्फ ग्लैमर नहीं, सच दिखाने लगे। उन्होंने अपनी असफलताओं, अपने टूटने और फिर जुड़ने की कहानियां साझा की। अब मैं लोगों को परफेक्ट नहीं, ईमानदार बनना सिखा रहा हूँ। विल ने जाडा, विलो और जेडन के साथ अपने रिश्तों को भी नए तरीके से जिया। अब वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते थे, अब वो उनके साथ बैठकर सीखते थे। अब वो जाडा से मांग नहीं करते थे, अब वो उन्हें सम्मान देते थे। वो कहते हैं, जब मैंने पर्पस पाया तब मैंने समझा प्यार का असली मतलब देना होता है, मांगना नहीं। विल ने जब ये आत्मकथा लिखी तो उनका मकसद सिर्फ अपनी कहानी बताना नहीं था, वो चाहते थे कि लोग खुद की कहानी इसमें देखें। मैं चाहता हूं कि जब तुम ये किताब पढ़ो तो तुम भी खुद से कह सको, अब मैं भी खुद को माफ़ करता हूं और आज से एक नए मकसद के साथ जीऊंगा। विल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अब शुरुआत होती है, उस जिंदगी की जो डर से नहीं, उद्देश्य से चलती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पर्पस ढूंढने के लिए? इस अध्याय में विल खुलकर बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2022 की उस घटना के बारे में जहां उन्होंने मंच पर जाकर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारा। पूरी दुनिया चौंक गई। विल स्मिथ जैसे शांत, समझदार और प्रेरणात्मक इंसान से कोई ऐसा कदम। यह घटना सिर्फ एक पल नहीं थी, यह एक टूटन थी जो बरसों से अंदर जमी हुई थी।
मैंने खुद को सख्त बना लिया था, सबके लिए परफेक्ट बन गया था। लेकिन उस रात मेरी आत्मा की थकान बाहर आ गई। उस घटना के बाद आलोचना हुई, लोग पीछे हटे, ऑस्कर बैन हुआ, मीडिया ने सवाल किए, विल स्मिथ चुप रहे। लेकिन बाहर की चुप्पी के अंदर चल रही थी सबसे बड़ी क्रांति। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं फिर वही बन गया था जो सबको खुश करता है पर खुद को नज़रअंदाज करता है? विल स्मिथ ने इस घटना को सज़ा नहीं बल्कि एक आशीर्वाद माना। उन्होंने जाना कि सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम हार मानते हैं अपने ईगो, अपने डर, अपनी परफेक्ट इमेज से। सच्चा हीलिंग तब होता है जब हम गिरते हैं और खुद से कहते हैं, ठीक है, मैं अब और नहीं दौड़ूंगा, अब बस मैं अब कुछ बनना नहीं चाहता, मैं अब सिर्फ होना चाहता हूँ। विल बताते हैं कि उन्होंने अब अपनी ज़िंदगी से परफॉर्मेंस का शब्द हटा दिया है। अब वो जेडा को जीतने की कोशिश नहीं करते, अब वो बस सुनते हैं। अब वो विलो और जेडन को गाइड नहीं करते, अब वो उनसे सीखते हैं। सच्चा प्यार तब होता है जब आप सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उसे वैसे ही अपनाते हैं जैसे वो है और जैसे आप हैं। यह अध्याय एक गहरे संदेश के साथ खत्म होता है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह मान लेना है कि आप अब किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद को भी नहीं। अब विल स्मिथ कोई रोल नहीं निभा रहे, अब वो एक रूहानी इंसान बन गए हैं जो गलतियां करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है और सबसे ज़रूरी, खुद को प्यार करता है। सच्चा बल वो है जहां आप खुद को स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। गलतियां हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारे मानव होने का सबूत हैं। सरेंडर कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत होती है आत्मा की आज़ादी की। क्या आप भी किसी चीज़ को इतने समय से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? अब समय आ गया है छोड़ देने का, स्वीकार करने का और बस जीने का। एक इंसान जो पूरी दुनिया को हंसा सकता है वो भी अंदर से टूट सकता है। एक सुपरस्टार जिसकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर है, वो भी अकेले कमरे में खुद से लड़ता है। और एक नाम, विल स्मिथ, जो पूरी दुनिया के लिए परफेक्ट था, उसके लिए सबसे मुश्किल काम था खुद से सच्चा होना। ये कहानी सिर्फ विल की नहीं है, ये हम सब की कहानी है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, रिश्तों के लिए या सोशल मीडिया के लिए। पर एक दिन हमें खुद से मिलना होता है, हमें भी विल की तरह कहना होता है, अब बस मैं और नहीं दौड़ूंगा, अब मैं सिर्फ खुद होकर जीऊंगा। और अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो एक वादा कीजिए, अब आप भी सिर्फ बनने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि होने की इजाज़त देंगे खुद को और दूसरों को भी। याद रखिए, असल ताकत अपने आप से मिलने में है और यही है विल की असली कहानी। धन्यवाद।